हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल GT60 फार्मेसी। हमने स्टार्ट किया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, जो सब्जेक्ट है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का। और हमने स्टार्ट किया है चैप्टर जो यूनिट नंबर 1 का है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू दी ह्यूमन बॉडी। और हमारा पार्ट 3 चालू है। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज एंड सेकंड है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। तो चलो देखते हैं इन टॉपिक्स को ईजी लैंग्वेज में। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। बेसिक एनाटॉमी तो हम सबको पता है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? तो इसे समझने के लिए हम इसे डिक्शनरी भी कह सकते हैं, जिसे हिंदी में हम शब्दकोश कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स और मीनिंग मेंशन होती है। ओके, तो टर्मिनोलॉजीज की रियल जो मीनिंग है वो है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर किसी फील्ड के वर्ड्स मीनिंग मेंशन होते हैं। ओके, टर्मिनोलॉजीज क्या है कि ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर किसी फील्ड के वर्ड्स मीनिंग मेंशन होते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर ये जो टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, इसे पढ़ने की हमें नीड क्या है या इसे हमें पढ़ना क्यों चाहिए? तो चलो समझते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जैसा कि हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तमिल, संस्कृत, उर्दू। ओके, ये बहुत सी लैंग्वेजेस जो इंडिया के अंदर बोली जाती है। तो अगर से काम एक होगा, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इसे जो बोलने के लिए वर्ड्स जो यूज़ होंगे वो अलग अलग होंगे। यानी एक काम है कि हमें भागना है, तो हम हिंदी में कैसे बोलेंगे? इसके लिए एक अलग वर्ड होगा हिंदी के अंदर, मराठी के अंदर अलग वर्ड होगा। ओके, इंग्लिश के अंदर भी भागने के लिए अलग वर्ड, तमिल में भी अलग वर्ड, संस्कृत में भी अलग वर्ड, और उर्दू में भी भागने के लिए अलग वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से एनाटॉमी के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग मेंशन की गई। यानी एनाटॉमी के अंदर कुछ ऐसे डायरेक्शंस है या कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसकी मीनिंग को मेंशन करने के लिए या उसे समझाने के लिए ये टॉपिक बनाया गया है, जिसका नाम है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। और ये जो वर्ड्स है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे, ये पूरे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं यूज होने वाले। ओके, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो समझ आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और इसे बहुत ही इजी वे में समझते हैं। सो बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बॉडी पोजीशन ऑफ एनाटॉमी। यानी एनाटॉमी के अंदर कुछ बॉडी पोजीशंस है, तो उसके लिए कुछ नेम है। तो चलो समझते हैं। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर क्या होता है? स्टैंडिंग अपराइट इरेक्ट विथ आइज लुकिंग फॉरवर्ड, पाम एंड टॉयज फेसिंग फॉरवर्ड। यानी ह्यूमन बॉडी इस तरीके से खड़ी हुई होती है और उसकी जो आँख है और हाथ की हथेली और जो पैर है उसके अंगूठे और उंगलियां की जो पोजीशन है वो सामने की तरफ होती है। यानी आँख सामने देख रही है, हाथ की हथेली सामने की तरफ है, और जो पैर की जो पोजीशन है वो सामने की तरफ है। तो इस पोजीशन को कहते हैं एनाटॉमी के अंदर स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। बॉडी लाइंग फ्लैट ऑन बैक विथ नीज स्ट्रेट एंड आर्म एट साइड। यानी ह्यूमन जब इस तरीके से ज़मीन के ऊपर या बेंच के ऊपर लेटा हुआ होता है, जिसकी उसकी जो पीठ है वो ज़मीन पर या बेंच पे होगी, उसके जो हाथ है साइड में होंगे, तो इस पोजीशन को कहते हैं सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन है प्रोन पोजीशन। बॉडी लाइंग फ्लैट ऑन स्टमक विथ नीज स्ट्रेट, आर्म आइदर अंडर हेड और एट साइड। यानी इस पोजीशन के अंदर जब ह्यूमन लेटता है तो उस पोजीशन को कहते हैं प्रोन पोजीशन। इसके अंदर क्या होता है कि ह्यूमन इसके पेट जो है ज़मीन से चिपका हुआ होता है। ओके, और हाथ साइड में होते हैं। इस पोजीशन को कहते हैं प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है लेफ्ट लैटरल पोजीशन। जब हम अपनी लेफ्ट हैंड के साइड में जब सोते हैं तो उस पोजीशन को कहते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन। द लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज अ पोजीशन वेयर पर्सन लाइज on their left side with their leg flexed toward
देयर चेस्ट और एब्डोमेन। यानी इस पोजीशन में जब ह्यूमन लेटता है तो उसे कहते हैं लेफ्ट लैटरल पोजीशन। अब इसके अपोजिट में एक है राइट लैटरल पोजीशन। तो क्या होगा, जब ह्यूमन उसके राइट साइड यानी जो राइट हैंड है उसकी साइड में जब ह्यूमन लेटेगा तो उसे कहते हैं राइट लैटरल पोजीशन। The right lateral position is a side lying position where a patient lies on their right side with the operative side facing up. ओके, इस पोजीशन के अंदर जब ह्यूमन लेटेगा तो उसे कहेंगे राइट लैटरल पोजीशन। नेक्स्ट है लिथोटॉमी पोजीशन। ये पोजीशन काम में आती है जब वुमन किसी चाइल्ड को बर्थ देती है, ओके, या डिलीवरी के टाइम पर। बहुत कॉमन वर्ड है डिलीवरी, जब यूज़ करते हैं हम वर्ड, तो डिलीवरी के टाइम पे वुमन को इस पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है, ओके। द लिथोटॉमी पोजीशन इज अ बॉडी पोजीशन वेयर अ पेशेंट लाइज ऑन देयर बैक विद देयर नीज बेंट एंड लेग्स स्प्रेड अपार्ट, ऑफन विद द यूज ऑफ स्ट्रिप्स। ओके, इस पोजीशन के अंदर जब वुमन को डिलीवरी के टाइम पे जब लेटाया जाता है तो इसे कहते हैं लिथोटॉमी पोजीशन। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि ये पोजीशंस और ये जो टर्मिनोलॉजीज है हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन्स ऑफ बॉडी। तो ये क्या है कि जब एक ह्यूमन की एक बॉडी है तो इसे एनाटॉमी में अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन के ज़रिए से डिवाइड किया गया है। यानी जब ह्यूमन बॉडी को जब डिवाइड किया जाता है यानी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में किसी इमेजिनरी लाइन के ज़रिए, यानी ये रियल में नहीं होता, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है या किसी पार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए जब उसे कट किया जाता है दो पार्ट के अंदर, लेफ्ट और राइट, यानी ये एक ह्यूमन बॉडी है, इसको बीच में से डिवाइड कर दिया गया है, तो इसे कहते हैं प्लेन्स। ये किस के ज़रिए डिवाइड की जाती है ह्यूमन बॉडी? वो प्लेन्स के ज़रिए, ओके। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्लेन्स है। दिस प्लेन्स आर इमेजिनरी, यानी ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है, बट दे आर यूजफुल फॉर डिस्क्राइबिंग द बॉडी एंड इट्स पार्ट and explaining how body parts move relatively to each other. They are also used in medical imaging to help determine the best images for capturing diagnosis or surgery. यानी जब ह्यूमन बॉडी के जब पार्ट्स की स्टडी की जाती है या उसकी सर्जरी या डायग्नोसिस की जाती है या उसकी मूवमेंट को समझने के लिए ये प्लेन्स बनाए गए, ओके। तो फर्स्ट प्लेन है मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन क्या होता है? द मीडियल प्लेन इज अ इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइडेड द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट एंड लेफ्ट। यानी ये ह्यूमन की बॉडी है, जब इसको एक मिडलाइन के जरिए यानी एक इमेजिनरी मिडलाइन के जरिए इसे दो भाग में अलग किया जाता है, राइट और लेफ्ट, ओके। जब इस तरीके से डिवाइड किया जाता है तो इस प्लेन को कहते हैं मीडियन प्लेन, ओके। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट प्लेन को, वो है क्रोनल प्लेन। द क्रोनल प्लेन आल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन इज अ वर्टिकल प्लेन दैट डिवाइडेड द बॉडी इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेक्शन, ओके। जब ह्यूमन बॉडी को दो भाग में अलग किया जाता है, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर, यानी सामने और पिछले भाग में जब अलग किया जाता है तो उसे कहते हैं क्रोनल प्लेन। ये आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, ये ह्यूमन की बॉडी, इसका फेस है सामने की तरफ और इसका हेड है पीछे की तरफ। जब एक इमेजिनरी लाइन के जरिए इसे जब डिवाइड किया जाता है, एक सामने की तरफ और एक पीछे की तरफ, तो इसे कहते हैं हम क्रोनल प्लेन या फ्रंटल प्लेन, ओके। तो नेक्स्ट प्लेन है ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट सेपरेट द अपर एंड लोअर हाफ्स ऑफ बॉडी। यानी जब एक इमेजिनरी लाइन के जरिए ह्यूमन की बॉडी को, ह्यूमन है, ओके, उसकी बॉडी को जब ऊपर की पार्ट में और एक नीचे की पार्ट में जब अलग किया जाता है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं एनाटॉमी के, यानी हम बोलते हैं कि सीधे साइड जाइए या लेफ्ट साइड जाइए या राइट साइड जाइए या आगे की तरफ जाइए या पीछे की तरफ, हम कुछ डायरेक्शंस जो हिंदी में बताते हैं उसी के लिए एनाटॉमी के अंदर है। फर्स्ट है एंटीरियर डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज नियर टू द फ्रंट साइज। यानी ये एक ह्यूमन है, एक इंसान है, ओके, और इसके पीछे एक वॉल है, ओके, एक दीवार है,
वॉल। तो एनाटॉमी की लैंग्वेज में इस तरीके से कहते हैं कि वॉल के सामने एक इंसान खड़ा हुआ है या ह्यूमन खड़ा हुआ है, तो हम ये हिंदी में कहते हैं। लेकिन एनाटॉमी में कैसे कहेंगे कि वॉल के एंटीरियर यानी सामने की तरफ, एंटीरियर की मीनिंग क्या होते हैं, सामने की तरफ, ओके, सामने की तरफ ह्यूमन है, ओके। नेक्स्ट है पोस्टेरियर। पोस्टेरियर क्या होगा, अब ये पीछे की तरफ। अब ये वॉल, ये ह्यूमन के पीछे क्या है, वॉल है, तो पीछे की तरफ बोलना है तो एनाटॉमी के अंदर क्या कहेंगे, पोस्टेरियर। बिहाइंड, नियरेर टू दी बैक, यानी जो पीछे जो भी चीज़ होती है, यानी एक ह्यूमन खड़ा है, इसके पीछे एक पेन है, तो क्या कहेंगे हम, ह्यूमन के पोस्टेरियर में पेन है, ओके। एक है सुपेरियर, सुपेरियर और इन्फीरियर, नियरर टू द हेड और नियरर टू द लोअर एंड। यह है एक इंसान, ह्यूमन, और यह है इसका सिर, ये। तो जब ये सिर के जब नज़दीक में जो चीज़ होगी उसे कहेंगे हम सुपीरियर, यानी ऊपर की तरफ, ओके। और इन्फीरियर यानी नीचे की तरफ, और जो ये पैर के नज़दीक जो चीज़ होगी उसे कहेंगे हम इन्फीरियर। यानी हिंदी में समझ सकते हैं, आगे की तरफ जब बोलना है तो एंटीरियर, पीछे की तरफ कहना है तो पोस्टेरियर, ऊपर की तरफ बोलना है तो सुपीरियर, और नीचे की तरफ कहना है तो इन्फीरियर। नेक्स्ट है मीडियल और लैटरल। नियरर टू दी मीडियन प्लेन, अवे फ्रॉम मीडियन प्लेन, यानी हमने अभी एक मीडियन प्लेन देखा था, ओके, जो इंसान की बॉडी को बीच में से डिवाइड करता है। तो जो भी चीज़ इस मीडियन प्लेन के नज़दीक में होगी उसे कहेंगे हम मीडियल, और जो चीज़ मीडियन प्लेन से दूर होगी उसे कहेंगे हम लैटरल, ओके। नेक्स्ट है सुपरफिशियल और डीप। अब इसका जो कनेक्शन है वो है अपने स्किन से, ओके। अपनी जो बॉडी है वो स्किन से पूरी ढकी हुई है, स्किन के नीचे है मसल, और मसल के नीचे है बोन्स, ओके। जो भी चीज़ स्किन के नज़दीक में होगी यानी स्किन के पास में होगी उसे कहेंगे हम सुपरफिशियल, और जो स्किन के जितनी नीचे होगी उसे कहेंगे हम डीप। क्या ये, क्लोजर टू दी सरफेस ऑफ बॉडी, सरफेस क्या है, स्किन है, ओके। सरफेस के जो क्लोज में होगी उसे कहेंगे हम सुपरफिशियल, स्किन इज सुपरफिशियल टू दी मसल, यानी मसल के ऊपर जो स्किन है उसे हम कहेंगे सुपरफिशियल। डीप का क्या है, अवे फ्रॉम दी सरफेस, यानी सरफेस से जो चीज़ें दूर में होंगी, जितनी नीचे होगी तो उसे कहेंगे हम डीप। बोन्स आर डीप टू दी मसल, यानी मसल से डीप में कौन है, बोन्स है, ओके। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो ये सेम है इसी की तरह जैसा कि सुपीरियर और इन्फीरियर, ऊपर और नीचे, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस क्या था, सुपीरियर और इन्फीरियर में जो हेड के नज़दीक में रहेगा वो सुपीरियर, और जो हेड से दूर रहेगा वो इन्फीरियर। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल में क्या है कि जो ये हाथ की ये जो जॉइंट के नज़दीक में जो चीज़ रहेंगी उसे कहेंगे प्रॉक्सिमल, और ये जॉइंट से जितनी भी चीज़ दूर जाती रहेंगी उसे कहेंगे हम डिस्टल। जैसा कि ये बोन है हमारा तो इसको कहते हैं ह्यूमरस, ओके। ह्यूमरस, ये जो रेडियस है इसे कहते हैं रेडियस, और ये कहते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस प्रॉक्सिमल है और रेडियस डिस्टल है, ओके। ह्यूमरस नज़दीक में और डिस्टल दूर में। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो है टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी जो जॉइंट की जो मूवमेंट होती है, जैसा एल्बो की या नीज की जो भी मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट को एनाटॉमी के अंदर क्या क्या कहा जाता है। फर्स्ट है फ्लेक्शन, बेंडिंग, इट रिड्यूस द एंगल बिटवीन टू बोन्स और बॉडी पार्ट्स एंड यूजुअली लीड्स टू द अप्रोक्सीमेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल वेंट्रल सरफेस, यानी जो दो सरफेस है इसके अंदर जो भी मूवमेंट होगा, यानी ये जो अब जो पढ़ेंगे हम दो सरफेस के अंदर के मूवमेंट के अंदर पढ़ेंगे। चलो इमेजिन करते हैं ये है हमारा अपना हैंड और ये है इसकी एल्बो, ओके। तो जब ये इसका जो एंगल है यानी ये सीधा खुला हुआ है, और जब ये इस तरीके से बेंड होगा, ये एंगल इसका ज़्यादा है अभी, और जब इसका एंगल रिड्यूस होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, फ्लेक्शन। इसके अपोजिट में एक टर्म है एक्सटेंशन, यानी जो ये एंगल रिड्यूस है, जो वापस से हम खोल देंगे अपना हाथ जब फोल्ड था और इसे सीधे से ओपन कर दिया,
तो इसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। तो चलो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये हैंड, जब हैंड को हम क्लोज करेंगे इस तरीके से तो इसे कहेंगे हम फ्लेक्शन। और ये जब ये क्लोज हैंड जब डबल से ओपन कर देंगे इस तरीके से सीधा कर देंगे तो इसे कहेंगे एक्सटेंशन। सो नेक्स्ट टर्म है एडक्शन, मूवमेंट टुवर्ड्स मिडलाइन ऑफ द बॉडी। हमने थोड़ी देर पहले मिडलाइन पढ़ा था, ओके। उसके रिलेटेड टर्म है ये है ह्यूमन बॉडी। इसको एक इमेजिनरी प्लेन के जरिए हम डिवाइड करते हैं। तो जब भी मूवमेंट किसी ये पैर की या हाथ की जब ये मिडलाइन की तरफ होगी तो उसे कहेंगे हम एडक्शन। नेक्स्ट टर्म है एबडक्शन, मूवमेंट अवे फ्रॉम मिडलाइन ऑफ द बॉडी। यानी ये जो मिडलाइन है इससे जितनी भी दूर मूवमेंट होती जाएगी हाथ की या पैर की किसी भी चीज़ की बॉडी की, ये मिडलाइन से दूर जो मूवमेंट होती जाएगी तो उसे कहेंगे हम एबडक्शन। तो चलो इसे बहुत अच्छी तरीके से समझने के लिए ये नीचे की डायग्राम देखते हैं। कि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो हाथ की जो मूवमेंट है वो जितनी इस मिडलाइन के नज़दीक आ रही है तो उसे कह रहे हैं एडक्शन। और ये जब हाथ की मूवमेंट जब दूर जा रही है मिडलाइन से तो इसे कह रहे हैं हम एबडक्शन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है सरकमडक्शन। तो ये जो एडक्शन और एबडक्शन जब दो मूवमेंट एक साथ होती है इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको कहते हैं हम सरकमडक्शन। यानी जब ये मिडलाइन की तरफ मूवमेंट होगी और मूवमेंट जब भी मिडलाइन से दूर भी जाएगी तो उस मूवमेंट को कहेंगे हम सरकमडक्शन। सो नेक्स्ट टर्म है मीडियल रोटेशन। अ मीडियल रोटेशन इज डिफाइंड एज इंटरनल रोटेशन ऑफ द लिम्ब टुवर्ड द मिडलाइन। यानी जो ये ह्यूमन की जो बॉडी है उसकी जो मिडलाइन है उसकी तरफ जो मूवमेंट होगी उसे कहेंगे हम मीडियल रोटेशन। और उसके जो बाहर जो रोटेशन होगी वो लैटरल रोटेशन होगी। अब जो हमने जो इससे पहले जो मूवमेंट्स पढ़े थे वो खाली एक्सिस के थे, यानी जो दो बोन्स के बीच में जो होती थी मूवमेंट खोलना बंद करना वो थी। लेकिन अब ये जो जॉइंट है इसकी जो मूवमेंट अंदर की तरफ होगी, हाँ, ये जो हैंड है ये सीधा ऐसा, जब इसकी जो रोटेशन है अंदर की तरफ होगी तो वो होगा मीडियल रोटेशन। और ये जब बाहर की तरफ रोटेशन होगा तो वो होगा लैटरल रोटेशन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर या नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये जो हिप का जो जॉइंट है जब ये पैर की मूवमेंट जो पैर की मूवमेंट है जब अंदर की साइड में होगी तो वो होगा मीडियल रोटेशन। और यही पैर की जो हिप का जॉइंट है जब इसकी पूरी मूवमेंट ये एक्सिस से बाहर जाएगी यानी इधर साइड में जब होगी तो ये लैटरल रोटेशन कहलाता। ओके, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को जो है प्रोनेशन एंड सुपाइनेशन। यानी ये हैंड है अपना, जब हैंड की मूवमेंट इस तरीके से होगी तो इसे कहेंगे हम सुपाइनेशन। और जब हैंड की मूवमेंट इस तरीके से होगी तो इसे कहेंगे प्रोनेशन। Medial rotation of forearm is anatomical position so that palm faces backward. Okay, इसको कहेंगे pronation। और lateral rotation of forearm so that palm faces forward as in normal anatomical position, इसे कहेंगे हम supination। नेक्स्ट है प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन। ये जो अपनी चिन है तो इसके जब मूवमेंट आगे की तरफ होगा तो इसे कहेंगे हम प्रोट्रैक्शन। और जब चिन जब वापिस नॉर्मल पोजीशन के अंदर चल जाएगी या अंदर चल जाएगी तो उसे कहेंगे हम रिट्रैक्शन। सो नेक्स्ट है इन्वर्जन और इवर्जन, अ मूवमेंट दैट टर्न्स द सोल ऑफ द फुट मीडियली। यानी ये दो पैर है, ये एक ही उतारा मैंने, ये दो पैर है। जब ये पैर की मूवमेंट अंदर की साइड में होगी इस तरीके से, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे, ये आपको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ बता देता हूँ। ये जो अंदर की साइड में जो मूवमेंट हो रही है इसको कहते हैं इन यानी इन्वर्जन। और ये जो बाहर की साइड में मूवमेंट हो रही है ये है दो पैर, ये है अंदर की साइड में मूवमेंट तो इसे कहेंगे इन्वर्जन। और ये जो बाहर की साइड में जो मूवमेंट होती है इसे कहते हैं हम इवर्जन। सो बच्चों बस इतना ही है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर।
जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज के अंदर पहला पढ़ा है हमने बॉडी पोजीशंस ऑफ एनाटॉमी, और सेकंड पढ़ा है प्लेन्स ऑफ बॉडी, थर्ड पढ़ा है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज, और फोर्थ पढ़ा है हमने टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी जो जॉइंट की जो मूवमेंट है उसको पढ़ा है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस है जो ह्यूमन लाइफ को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस है। फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म। इट इज ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट हैपन्स इनसाइड यू टू कीप यू अलाइव एंड फंक्शनिंग, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी जिंदा रहती है और हमेशा काम करती रहती है, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दो टाइप है। फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म, सेकंड है एनाबॉलिज्म। तो चलो समझते हैं कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म के सामने ही लिखा हुआ है ब्रेक डाउन, यानी तोड़ना। योर बॉडी ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी जो बड़ी चीज़ें या कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको ब्रेक डाउन करना इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स है उसको स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट करना या स्मॉल पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट करना, ये काम है कैटाबॉलिज्म का। तो कैटाबॉलिज्म यानी तोड़ना, ओके, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डाइजेशन ब्रेक डाउन प्रोटीन इन फूड इनटू स्मॉलर अमाइनो एसिड, यानी जो फूड के अंदर का जो प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करना अमाइनो एसिड में, ओके। अमाइनो एसिड के जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं और जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होता है, उसको कन्वर्ट करना स्मॉलर पार्टिकल के अंदर, ये है कैटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी बिल्डअप, बनाना। योर बॉडी यूजेस दोज स्मॉलर पार्ट्स टू बिल्ड न्यू कॉम्प्लेक्स थिंग, यानी जो स्मॉलर जो पार्ट्स है, ओके, उसको मिलकर एक कॉम्प्लेक्स थिंग को बनाना। कैटाबॉलिज्म क्या कर रहा है कि कॉम्प्लेक्स थिंग को ब्रेक कर रहा है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, और एनाबॉलिज्म क्या कर रहा है कि स्मॉलर पार्टिकल्स को मिलाकर कॉम्प्लेक्स थिंग बना रहा है, ओके। अमाइनो एसिड फ्रॉम फूड आर यूज टू बिल्ड न्यू प्रोटीन दैट मेक अप योर मसल स्किन एंड हेयर, यानी फूड के अंदर जो अमाइनो एसिड्स है उसको मिलकर प्रोटीन बनाता है जिसकी वजह से मसल स्किन हेयर बनते हैं, ओके। आई होप आपको ये कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जो नेक्स्ट है वो है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी किसी भी चीज़ को देखकर हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, यानी हॉट चीज़ को छू ले तो हमारा हैंड जल्दी से रिस्पॉन्स में क्या करता है, उस चीज़ से हाथ हटा लेता है, उसी को रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं। योर बॉडी एबिलिटी टू नोटिस एंड रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड यू, यानी बॉडी के अराउंड में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या इनसाइड या आउटसाइड उसको नोटिस करना और उसके रिस्पॉन्स में रिएक्ट करना, ये कहलाता है रिस्पॉन्सिवनेस। दो टाइप के चेंजेस है, फर्स्ट है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या, बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होना। एग्जाम्पल के तौर पर बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाना या बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाना। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हमें फीवर हो गया, ओके, और टैबलेट लेने के बाद उसे स्वीटिंग होती है और बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है। तो ये क्या होगा, इंटरनल चेंजेस। एक्सटर्नल चेंजेस क्या है कि किसी ने हमारा नाम पुकारा, ओके, तो जिस तरह से हमारी साउंड आ रही है उस तरह हमारा हेड क्या करता है, मूव करता है। तो ये होगा एक्सटर्नल चेंजेस। चलो एक से एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल वही है जो मैंने समझाया है, किसी हॉट चीज़ को अगर स्किन हमारी टच कर लेती है तो क्या होता है, ब्रेन उसे पेन सिग्नल देता है, बाद में हम हैंड हटा लेते हैं वहाँ से, ओके। फिर क्या है, व्हेन यू हियर योर नेम योर हेड टर्न्स टू आउट द साउंड, यानी जिस तरफ से साउंड आ रही है, जिसने हमारा नाम लिया है उस तरह हमारा हेड क्या करता है, मूव करता है, ओके। थर्ड है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है, मूवमेंट यानी हम चलना भागना, इसी को मूवमेंट कहते हैं। लेकिन मूवमेंट हमारी पूरी होल बॉडी के अंदर होती है। मूवमेंट इंक्लूड मोशन ऑफ होल बॉडी, इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल सेल एंड इवन टीनी स्ट्रक्चर इनसाइड सेल, ओके। तो ये होल बॉडी का तो मूवमेंट हमें समझ आ गया, वॉकिंग, रनिंग। अब इंडिविजुअल ऑर्गन, सिंगल, इवन टीनी इनसाइड सेल क्या होता है ये समझ लेते हैं।
होल बॉडी की मूवमेंट यानी क्या, भागना, दौड़ना या चलना, ये होगा होल बॉडी की मूवमेंट। अब जो ऑर्गन है जैसा कि हार्ट, हार्ट क्या करता है, बीट करता है, हार्ट बीटिंग। और किडनी का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, फिल्टर करना। ओके। और सेल का काम क्या है, मूव करना, ब्लड सेल मूविंग, यानी ब्लड सेल हमें मूव करते रहते हैं। और इवन स्ट्रक्चर इनसाइड सेल, यानी जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। ओके। इसका चलो एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू वॉक और रन योर लेग मसल्स वर्क टुगेदर टू मूव योर बॉडी, यानी जब हम चलते हैं या भागते हैं तो हमारे जो लेग के मसल्स है वो साथ में मूव करते हैं। ओके। ये बोन है, इसके ऊपर मसल्स है और इसमें नर्व होते हैं, तो ये सब साथ में ही मूव करते हैं होल बॉडी के साथ। ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल है, व्हेन यू गेट हर्ट और इन्फेक्टेड स्पेशल वाइट ब्लड सेल्स मूव फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम इनटू अफेक्टेड एरिया, क्लीन अप डैमेज सेल्स, रिपेयर द एरिया। यानी हमारे बॉडी के अंदर जब इन्फेक्शन होता है, ओके, तो हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो इनका काम क्या है, ये सुपर हीरो की तरह काम करते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन की एरिया में जाते हैं, इसे क्लीन करते हैं और इसे रिपेयर करते हैं, इस एरिया को जो खराब हुआ है। ओके। आई होप आपको ये मूवमेंट भी समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, इंसान की ग्रोथ होती है, क्या है, बच्चे से अडल्ट, अडल्ट से ओल्ड। ओके। इट इज एन इंक्रीज इन बॉडी साइज that result from an increase in size of existing cell and increase the number of cell or both। यानी बॉडी की तो साइज बढ़ती है, साथ में बॉडी के साथ में क्या बढ़ता है, सेल का जो साइज है और जो सेल के नंबर है दोनों भी बढ़ते हैं। ओके। एग्जांपल, इन ग्रोइंग बोन मिनरल डिपोजिशन accumulates between bone cells causing the bone to grow in length and width। यानी क्या है, जब ग्रो होते हैं तो जो बोन की जो लेंथ है वो भी बढ़ती है और जो बोन की जो चौड़ाई वाइड है वो भी बढ़ती है। ओके। आई होप आपको ग्रोथ भी समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है डिफरेंशिएशन। तो चलो समझते हैं ये क्या होती है। इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम अनस्पेशलाइज्ड टू स्पेशलाइज्ड स्टेट। यानी कोई एक सेल होती है जो डेवलप होकर एक स्पेशल सेल बन जाती है। ओके। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं। रेड ब्लड सेल्स एंड सेवरल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ऑल राइज फ्रॉम दी सेम अनस्पेशलाइज सेल इन बोन मैरो। यानी जो बोन मैरो है वो अनस्पेशलाइज सेल है और वो प्रोड्यूस क्या कर रहा है, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, टिश्यूज तक लेकर जाता है। और वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है कि वो इन्फेक्शन से फाइट करता है। इन्फेक्टेड जो एरिया है उसे क्लीन करने का जो वर्क है वो है वाइट ब्लड सेल्स का। तो ये क्या बन गया, स्पेशल सेल। और ये रेड ब्लड सेल भी क्या बन गया, स्पेशल सेल। और बोन मैरो क्या है, अनस्पेशल है, लेकिन इससे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दो सेल, ओके, ये स्पेशल है। तो जो ये प्रोसेस है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। तो चलो समझते हैं और एक एग्जांपल की हेल्प से, जो है स्टीम सेल। स्टीम सेल क्या है, इसके अंदर एक एबिलिटी है कि ये रीजनरेट हो सकता है। ओके। और जब कहीं पर हमारे बॉडी के अंदर किसी सेल की कमी हो जाती है तो वो उस सेल के अंदर डेवलप हो जाता है। यानी जैसा कि मसल सेल, टेंडन, कार्टिलेज। ओके। जब बॉडी को नीड होती है इन सेल की तो स्टीम सेल इनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके। स्टीम सेल क्या है, अनस्पेशलाइज सेल है, लेकिन वो किसके अंदर डेवलप हो रहा है, मसल के अंदर, टेंडन के अंदर, कार्टिलेज के अंदर। तो ये क्या बन गया, स्पेशल। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डिफरेंशिएशन। ओके। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस by which new organisms are created from their parents। It can also refer to something that has been reproduced or copied। यानी रिप्रोडक्शन क्या है कि पेरेंट्स क्रिएट करते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म को। ओके। तो इसे हम कह सकते हैं रिप्रोड्यूस या कॉपी भी कह सकते हैं इसे। तो रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलो इसे समझते हैं।
रिप्रोडक्शन तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा 11-12 में, लेकिन फिर भी आज हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन के भी अंदर होता है, ओके, प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी मेल गैमेट्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स होते हैं जो आपस में फ्यूज होके एक सीड बना लेते हैं और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, ओके। और ह्यूमन में कैसा होता है कि जो, एक मिनट ये डायग्राम जूम कर लेता हूँ, ये है फीमेल गैमेट, ओके, और ये है मेल का स्पर्म, ये आपस में फ्यूज होके एक एम्ब्रियो बना लेते हैं, ओके, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्लांट के अंदर तो अभी बता दिया है मैंने, ओके। सो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस इंडिविजुअल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू दी पेरेंट प्लांट, रूट सजेस कॉम्स स्ट्रीम ट्यूबर्स, ओके। इसके अंदर क्या होता है कि जो जो न्यूबॉर्न जो प्लांट है या जो इंडिविजुअल है वो आइडेंटिकल यानी सेम होता है पेरेंट्स की तरह, पेरेंट प्लांट की तरह, ओके। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये है डायग्राम, ओके। ये है पेरेंट प्लांट। जब पेरेंट प्लांट ग्रो होता है तो ये इस तरीके से इसकी रूट इधर साइड जाती है, ओके, इस तरीके से या इधर भी जाती है, और यहाँ पर एक बर्ड यानी एक न्यू प्लांट ग्रो होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। से रनिंग रूट भी कह सकते हैं हम। सो आई होप आप सभी को हमने जो अभी तक पढ़ा है, रिप्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मेटाबॉलिज्म, जो पॉइंट है बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। जिसको नहीं समझ आए वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा।